नमस्कार। आज आप सभी के सामने मैं एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ एक अध्याय को लेकर। अध्याय का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। यह अध्याय कक्षा 8वीं की विषय हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में शामिल है। तो आइए हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। इस अध्याय के लेखक हैं श्री अरविंद कुमार सिंह। तो दोस्तों, पाठ को पढ़ने से पहले इस पाठ में आए कठिन शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए कठिन शब्दों पर जरा गौर करते हैं। अजीबो गरीब, अनोखा, एसएमएस, लघु संदेश सेवा, सिलसिला, आरंभ होना या फिर रास्ता खुलना, अहमियत, महत्व, हरकारा, दूत, डाकिया या संदेश पहुंचाने वाला, आवाजाही, आना जाना, तह, गहराई, प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र, मुस्तैद, तत्पर। जैसे कि हम कह देते हैं ना कि मैं इस कार्य के लिए बिल्कुल मुस्तैद हूँ, यानी कि मैं इस कार्य को करने के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ, तैयार हूँ। दस्तावेज, प्रमाण संबंधी कागजात या प्रमाण पत्र, जिसको अंग्रेजी भाषा में हम डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं। गुडविल, सुनाम या अच्छी छवि, हैसियत, दर्जा, आलीशान, शानदार। जैसे कि हम कहते हैं यह भवन बहुत ही आलीशान है, यानी कि यह भवन बहुत ही शानदार है, सुंदर है। ढाणी, अस्थाई निवास, कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से कुछ दूरी पर बनी होती है। आपने देखा होगा कि जैसे गांव से कुछ दूरी पर कुछ लोगों की संख्या में एक छोटा गांव होता है, जिसे हम ढाणी कह सकते हैं। तो आइए इस पाठ को देखते हैं। अभी इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको इस पाठ का परिचय देना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, इस पाठ का परिचय है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस अध्याय का जो शीर्षक है उसी के माध्यम से हमें पता लग रहा है कि इस अध्याय में हमें चिट्ठियों के बारे में बताया जाएगा। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया अध्याय में श्री अरविंद कुमार सिंह जी ने बताया है कि आधुनिक युग में अनेक प्रकार के तकनीकी संसाधनों जैसे इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर आदि संसाधनों का विकास हुआ है, लेकिन इन सब के विकास के बावजूद भी पत्र अपना अलग ही महत्व रखते हैं तथा पत्रों के महत्व को हम कभी भी नकार नहीं सकते हैं। यानी कि हम यह नहीं कह सकते कि अब पत्रों की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से हम इस अध्याय में पत्रों के विकास, आवश्यकता, प्रयोग में लाने के तरीकों आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आइए इसी के साथ हम पाठ को आरंभ करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है कि पत्रों का अपना अलग ही महत्व रखते हैं। भले ही आज संसार ने कितना ही तकनीकी विकास कर लिया हो, लेकिन फिर भी पत्रों का अपना अलग महत्व होता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि पत्र सभी क्षेत्रों में अपना योगदान देते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है कि यह जो संसार है इसका जो विकास हुआ है इसमें पत्रों ने बहुत ज़्यादा भूमिका अदा की है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। अब बताया जा रहा है कि पत्र का जो भाव है वो एक ही होता है, हम उनको अलग अलग भाषाओं में पत्र के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए किस भाषा में किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। तो ये किस भाषा में पत्र को किस नाम से पुकारा जाता है वो सब बताया गया है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि पत्र लेखन की जो कला है वो हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति
पत्र लिखते समय उसमें किसी प्रकार के विचारों का समावेश करता है तो कोई किसी प्रकार के विचारों का समावेश करता है। तो देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशने तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। तो बता रहे हैं कि वो बहुत सारे ठिकानों को तलाशते हुए एक दूसरी जगह पर पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां भारत में डाली जाती हैं। तो अब दोस्तों बताया जा रहा है कि भारत में प्रत्येक दिन कितनी 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। यह पत्रों की जो संख्या है, यह पत्रों की महत्ता को साबित करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे का मतलब होता है डाकिए, जो कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, डाकिया या फिर पत्र को जो ले जाने वाला व्यक्ति होता है उसे हरकारे कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में रनर्स कहा जाता है, या फिर तेज घोड़े रहे हैं तो ये पत्र को ले जाने वाले होते थे। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। तो अब बताया जा रहा है कि जब यह जो प्रक्रिया चल रही थी हरकारों के बाद में, उसके बाद पहिए आए, पहिए के बाद में रेलवे और तार आया, लेकिन तार की जो व्यवस्था थी उसमें संवाद पहुंचाने में काफ़ी तेजी आई। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। तो अब ये आधुनिक युग के बारे में बताया जा रहा है, कौन कौन सी तकनीकी संसाधनों के माध्यम से पत्र अपना विकास कर रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के विशेष प्रयास किए गए। संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है, जैसे कि अभी आप 8वीं कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके पाठ्यक्रम में आवश्यक रूप से पत्र लेखन का हिस्सा भी शामिल है, जिसमें आप औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके लेखन की कला सीखते हैं और उनके अलग अलग प्रकार एवं भागों के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वो यही बात बताई गई है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता भी आयोजन करने का सिलसिला सन 1972 में से शुरू किया गया। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि विश्व डाक संघ ने एक प्रतियोगिता का आयोजन करना शुरू किया, जिसमें 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो उसमें हिस्सा लेते हैं। और यह प्रतियोगिता कब से शुरू की गई? सन 1972 से। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। तो अब भारत जैसे देश में पत्रों के महत्व के बारे में बताया जा रहा है कि भले ही कितनी भीड़ भाड़ हो, लेकिन फिर भी पत्र आज भी प्रयोग में लाए जा रहे हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो अब बताया जा रहा है कि यह तकनीकी आधुनिक साधन है, इन्होंने चिट्ठियों के विकास को प्रभावित किया है, लेकिन जो हमारा व्यापारिक डाक की संख्या है वो आज भी बढ़ रही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। तो देखिए दोस्तों, अब बताया जाए कि जब आप गहराई में जाएंगे तो आपको पत्र का महत्व अपने आप समझ में आ जाएगा, और आपको यह भी पता लग जाएगा कि कितने लोग उस समय पत्र लिखते थे, कितने पत्र लिखवाते थे, आदि आदि सब। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। देखिए दोस्तों, अब सैनिकों के बारे में बताया जा रहा है कि जब सैनिक दूर सीमा पर अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं तो उनका अपने परिवार वालों के जो पत्र होते हैं उनका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है, और उनके परिवार वालों को भी इंतज़ार होता है कि हमारे बेटे का पत्र हमें कब प्राप्त होगा। चलिए आगे देखते हैं।
एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। तो देखिए दोस्तों, बताया जाए कि पहले के समय में लोग महीनों महीनों तक पत्रों का इंतजार करते थे, लेकिन अब तो वो बात है ही नहीं। अब तो अनेक तकनीकी साधन आ चुके हैं जिससे 1 सेकंड के अंदर आप अपनी कोई भी बात सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। इंटरनेट, मोबाइल, टेलीफोन आदि साधनों ने इसमें विकास किया है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजकर और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, प्रशासक अर्थ होता है शासन करने वाला, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। तो कह रहे हैं, अभी लेखक बताते हैं कि आज भी ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को संभाल कर रखा है, और उस पत्रों को उन्होंने अपनी संपत्ति के रूप में संभाल कर रखा है, जिसमें पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान, इनके जो लिखे हुए पत्र हैं वो वास्तव में एक अनुसंधान का विषय बने हुए हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप फिर से एक बार पत्रों की महत्व के बारे में बताया जा रहा है कि आपके पास जो एसएमएस आते हैं आप उनको बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं या डिलीट कर देते हैं, लेकिन जो आपके पास में पत्र आता है आप उन्हें इकट्ठा करते हैं और एक संपत्ति के रूप में उसे सहेज कर रखते हैं, और जब भी आपका मन करता है तो आप उन्हें खोलकर पढ़ सकते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? अब आपके पास में तकनीकी माध्यमों से अनेक प्रकार के संदेश आते हैं, तो आप कितने मैसेजेस को संभाल कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तो हमारे जो है ये संग्रहालय हैं, दुनिया के जितने भी संग्रहालय हैं उनमें बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ थी उनके पत्रों का अनूठा संकलन है, यानी कि पत्रों का कलेक्शन वहाँ पर किया गया है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखकर वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए, तो उन पत्रों को संग्रह करके उन्होंने एक पुस्तक का रूप दे दिया। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। तो अब महात्मा गांधी के पत्राचार व्यवस्था के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। तो बताया कि जब आज़ादी का जो आंदोलन था उस समय जो जितनी भी महान हस्तियां थी या महान जो लोग थे उनके साथ भी ऐसा ही था। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। जोड़ नहीं था का मतलब है उनका कोई जवाब नहीं था या उनकी कोई बराबरी नहीं करता था। तो गांधी जी के पास जितने भी पत्र आते तो वो जिस तरीके से जवाब देते उनमें उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था, कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। तो जैसे उनको कोई पत्र प्राप्त होता तो वो उस पत्र के जवाब को लिखने की तैयारी भी उसी समय वो करने लग जाते थे। उसमें वो कोई देरी पसंद नहीं करते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने जुट जाते थे, क्योंकि उनके पास में पत्रों की बहुत बड़ी संख्या होती थी।
तो उनका जवाब भी अब वो ज़्यादातर का तो खुद ही लिखते थे, तो अब ज़्यादा लिखेंगे तो हाथ में तो दर्द करता है ना, जैसे कि आप लोगों का भी करता है। तो उसी तरीके से जब उनका एक हाथ दर्द करने लगता था तो लिखना दूसरे हाथ से शुरू कर देते थे। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे, यानी कि उन लोगों के लिए उस पत्र का महत्व बहुत अधिक होता था। उनके लिए वो जो पत्र प्राप्त होता था वो किसी प्रशंसा पत्र से कम नहीं होता था। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है, फ्रेम करवा कर रख लिया है, यानी कि उनको जड़वा लिया है फ्रेम के अंदर और उनको अपनी एक संपत्ति के रूप में उन्होंने रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको पत्रों के जो जादू है उसके बारे में बताया गया है। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो अब बताया गया पत्रों के सारे दुनिया में अनेक प्रकार की पुस्तकें भी लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा, तथा पत्रों के आयनों में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। तो अब हमारे हिंदी साहित्य के जो महान लेखक हैं उनके बारे में भी बताया गया है, और जो है दयानंद सरस्वती समेत उन्होंने कई पुस्तकों का संपादन किया है तो उनके बारे में भी बताया गया है। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, तो पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। तो अब प्रेमचंद जी के बारे में बताया जा रहा है कि प्रेमचंद जी जो नए लेखक होते थे हिंदी साहित्य में, उनको बहुत ही प्रेरक यानी कि प्रेरणादायक जवाब देते थे, और वो उन लोगों के पत्रों का जवाब देने में सदैव तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे, यानी कटिबद्ध रहते थे। इस प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। तो अब जो हमारी महान हस्तियां हैं उनके एक दूसरे को लिखे गए पत्रों के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 41 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। तो बताया जा रहा है कि हमारे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बीच सन 1915 से 1941 के बीच जो पत्राचार का जो संग्रह है वो उसको हमने प्रकाशित भी वो उसको हमें प्रकाशित के रूप में भी प्राप्त हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। तो अब इस परंपरा के बारे में बताया जा रहा है कि यह जो परंपरा है भारत में बहुत अधिक पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ। तो बताते हैं कि परंपरा तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसका वास्तविक रूप से इसका विकास कब हुआ? आज़ादी के बाद में ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग ही है। तो बताया जाए जितने भी सरकारी विभाग है सबसे ज़्यादा पत्रों के विकास करने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा नाम किसका है? गुडविल किसका है? डाक विभाग का। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। तो देखिए दोस्तों, अब बताया जा रहा है कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि पत्र लोगों को जोड़े रखता है, क्योंकि जब आप एक दूसरे के पत्र लिखते हैं तो आपके विचार एक दूसरे तक पहुंचते हैं और आपके संबंध अच्छे बनते हैं। और जो संचार के जितने भी ये साधन हैं और चिट्ठी पत्री के रूप में उनकी हैसियत आज भी बनी हुई है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्लभ जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरों या फिर रेगिस्तानों की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की जलवायु में रह रहे लोग हों, लेकिन आज के दिन भी, आज इतना तकनीकी विकास होने के बावजूद भी उन लोगों को पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, चाहे वे लोग
बर्फ़ में रहते हों, चाहे मरुस्थल में रहते हों, चाहे कहीं भी रहते हो, लेकिन उनको पत्रों का बहुत ज़्यादा बेसब्री से उनको इंतज़ार रहता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुँचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। तो अब पत्र लेने की प्रक्रिया में के बारे में बताया जा रहा है कि लोग डाकघर के दरवाज़ों तक पत्र लेने और देने जाते हैं। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अव्यवस्था से ही जलते हैं। मनी ऑर्डर व्यवस्था एक पैसे भेजने की प्रक्रिया है। तो बताया जा रहा है कि जो लोग बाहर नौकरी करते हैं वो मनी ऑर्डर के माध्यम से अपने परिवार तक पैसे भेजते हैं, तो उनके चूल्हे जलने का मतलब है उनका गुजारा उन्हीं से होता है। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, गाँव के बारे में या गरीब बस्तियों में रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो जो लोग हैं उनके लिए जो डाकिया होता है वो देवदूत के रूप में, यानी कि देवताओं के दूत के रूप में होता है। क्यों? क्योंकि वो मनी ऑर्डर लेके आता है और उस मनी ऑर्डर को भुनवा कर वो पैसे प्राप्त कर अपना परिवार का खर्चा चलाते हैं। तो दोस्तों, यह अध्याय था श्री अरविंद कुमार सिंह जी के द्वारा लिखा हुआ, जो कि पत्रों की अहमियत के महत्व के बारे में हमें बताता है। मैं उम्मीद करता हूँ यह अध्याय आवश्यक रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मैं आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।